पिछले कई दिनों से मैं एक नया वीडियो बनाने की सोच रहा था और थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा, इसके कारण आज बहुत लंबे अंतराल के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं, कॉलेज एग्ज़ाम्स हैं। आई होप कि सबकी पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है। आई होप, अब कई तो महान हो गए तुम लोग उसमें भी कि आधा पढ़े, आधा छोड़ दिया, आधा फ्यूचर पे डाल दिए। बट आई वुड सजेस्ट कि अब अपनी पढ़ाई की आदत को थोड़ा सुधार लिया जाए। तो जैसा कि अभी मैं जेनेटिक्स के बारे में बात कर रहा था, तो बहुत सी चीज़ तो मैंने डिस्कस कर ली थी कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, किन किन अदर ऑर्गेनिजम्स में होता है, तो किस तरह से होता है। अब जो बात आती है वो है कुछ चीज़ें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, छोटे छोटे, जैसे कि ह्यूमन के अंदर ह्यूमन जेनेटिक्स कैसे चलती है। एक सबसे खास है पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस जो है उसको मैं एक छोटा मोटा मोटी बताऊंगा, बट उसके बाद एक पूरा वीडियो उसको बनाऊंगा अलग से। पेडिग्री एनालिसिस मतलब जेनेटिक्स का एक एडवांस ग्रुप जिसमें हम पूरे डिजीज या किसी भी तरह के स्टडी को हम समझ सकते हैं। तो उस पेडिग्री एनालिसिस को समझने के लिए कुछ चीज़ें जो ह्यूमन जेनेटिक्स में ज़रूरी है उसको समझना अति आवश्यक है। खैर, तो अब हम बात करते हैं ह्यूमन जेनेटिक्स के बारे में। तो ह्यूमन जेनेटिक्स जो है जेनेटिक्स का ही पार्ट है, ऐसा नहीं कि कुछ अलग से है। ह्यूमन जेनेटिक्स, अच्छा, ह्यूमन जेनेटिक्स की स्टडी बड़ी इंटरेस्टिंग है और कहा जाता है कि एक जो इसकी शुरुआत किए थे सर फ्रांसिस गाल्टन, इन्होंने अपनी जिंदगी दांव पे लगाई थी पढ़ने की, इस चीज को स्टडी करने के लिए, क्योंकि अगर इनकी थियरी गलत हो जाती तो ये मारे जाते। ऐसा क्या था एक्चुअली, इन्होंने ब्रिटेन की जो रॉयल फैमिली है, क्वीन विक्टोरिया, और उनसे रिलेटेड स्टडीज, उनके पूरे खानदान के ऊपर स्टडी, और उन स्टडीज को इन्होंने किया था और उसके आधार पे इन्होंने पूरी वंशावली दी थी। और कहा जाता है कि हीमोफीलिया जो आधे यूरोप में फैला है अगर, तो उसमें बहुत बड़ा हाथ क्वीन विक्टोरिया का आता है। खैर, ये तो उस समय की स्टडीज के हिसाब से है, लेकिन फ्रांसिस गाल्टन का योगदान बहुत रहा है पेडिग्री एनालिसिस के लिए भी और जेनेटिक्स के लिए भी। इसीलिए इनको कंसीडर किया जाता है फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। इसको याद रखना, किसको कहते हैं? सर फ्रांसिस गाल्टन को कहते हैं। तो इसमें कुछ बेसिक चीजें, मैं इसको बहुत अधिक टाइम नहीं लूंगा क्योंकि छोटे छोटे चीजें इसमें उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता है। कुछ खास बातें जो पॉइंट वाली है मैं उसको मेंशन करूंगा बस। उसमें जो बोर्ड के एग्जाम्स के स्टूडेंट होंगे या जो ग्रेजुएशन में होता है उसको लिखना पड़ता है, तो मैं उसका मेंशन कर दूंगा कि ऐसे लिखा जाता है। बट इससे बहुत अधिक क्वेश्चन नहीं बने हैं आज तक, छोटे छोटे क्वेश्चंस बने हैं, तो मैं अब उसकी ही बात करूँ। तो देखो होता क्या है एक्चुअली कि जब हम बात करते हैं ह्यूमन जेनेटिक्स के बारे में, तो फ्रांसिस गाल्टन ने पूरी स्टडी की, ठीक है, और इन्होंने कहा कि देखो जो हमारा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर या हम जिस प्रकार से हमारे अंदर जेनेटिक्स का जो लक्षण है, ट्रेट्स है, उनका जो बहाव है या उनके चलने की प्रक्रिया है, वो समहाउ या कुछ हद तक मेंडेलियन थ्योरी से ही है। लेकिन इसमें कुछ डिजीज है, कुछ घटनाएं हैं, कुछ अवस्थाएं हैं जो थोड़ा डिफरेंट हो जाती हैं, ठीक है। तो अब जो मैं बात करूं क्रोमोसोम के बारे में, तो यहाँ पे जैसे कि हमें पता है कि हम अभी पहले ही पढ़ के आए ऑटोसोम इल्लोसोम के बारे में। यहाँ दो वैज्ञानिक का नाम आता है, कौन कौन से? टीजो एंड लिबॉन। ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1956 में क्रोमोसोम को स्टडी किया, ह्यूमन क्रोमोसोम को, और उसके बारे में डिस्क्राइब किया। अब तक जितने भी पढ़े गए थे वो किस पे पढ़े? ड्रोसोफिला पे पढ़े गए, मटर पे पढ़े गए, चाहे अन्य पौधों पे पढ़े गए, प्याज पे पढ़े गए। लेकिन ह्यूमन का अगर बात किया जाए, टीजो एंड लिबॉन ने इसमें देखा था और उन्होंने बताया देखो भाई 46 क्रोमोसोम है टोटल, ठीक है, यानी 23 पेयर। 23 पेयर में 22 + 1 है ऐसे, ठीक। तो 22 जो है वो दैहिक क्रोमोसोम है, ठीक है। दैहिक मतलब देह, ये हिंदी का व्याकरण तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, बट ठीक है चलो। दैहिक क्रोमोसोम है, यानी इसको ऑटोसोम कहा इन्होंने, ऑटोसोम, ठीक है। और इसके लिए इन्होंने हेटेरोसोम इस्तेमाल किया, जो कि पहले भी एक बार हो चुका था।
ठीक। और हेटेरोसोम के अलावा इसको एक और नाम दिया गया था, एलोसोम। ठीक है, किसको? ये एक्स्ट्रा जो सेक्स क्रोमोसोम बनाता है। ठीक है, अब इन्होंने क्यों ऐसा कहा? इन्होंने कहा देखो बाकी ये क्रोमोसोम तो सिमिलर है मेल फीमेल में दोनों में, लेकिन ये जो सिंगल वाला है ना ये अलग है, एक्स और वाई, एक्स एक्स दो इस तरह से मिलता है, जिसमें उन्होंने कहा एक क्रोमोसोम जो है वो छोटा है। तो अगर क्वेश्चन आता है, हालांकि अब तो आने के चांसेस कम है इस तरह क्वेश्चन, ये बच्चों वाले क्वेश्चन हो गए एक समय बाद, कि सबसे छोटा क्रोमोसोम कौन सा है, दैट इज वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम इज द स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम। ठीक है, तो इसको याद रखना। अब काम की बात है, दो शब्द यूज किए जाते हैं। ठीक है, कैरियोटाइप एंड कैरियोग्राम। व्हाट इज कैरियोटाइप एंड कैरियोग्राम? ये जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर इन्होंने स्टडी किया था, जो मेंशन किया, उसको कैरियोटाइपिंग कहते हैं, कि क्रोमोसोम किस तरह से दिखेगा, दैट इज कैरियोटाइपिंग। अब उसमें भी हम अगर उसकी लंबाई, ठीक है, उसका जो आर्म रेशियो है, आर्म रेशियो क्यों कहते हैं कि भाई क्रोमोसोम में एक ऊपर की तरफ होता है एक नीचे की तरफ होता है, तो ये उसके आर्म्स है। ठीक, तो आर्म रेशियो क्या है, ठीक है, फिर प्राइमरी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, तो ये सब चीजों को अगर हम पूरा स्टडी करते हैं दैट इज इडियोग्राम। ठीक है, या कैरियोग्राम। तो ये तो छोटी छोटी चीजें थी, तो ये उतना क्वेश्चंस में नहीं आते। जो काम की चीजें आई वो क्या कहती कि फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स उसको कहा जाता है, तो फ्रांसिस गाल्टन को कहा जाता है। ह्यूमन जेनेटिक्स में अगर क्रोमोसोम का नाम दिया गया तो किसने दिया? टीजो एंड लेवान ने दिया, बात खत्म। कैरियोग्राम इडियोग्राम क्या? तो कैरियोग्राम तो भाई सिंपल सा कि क्रोमोसोम का पूरा स्ट्रक्चर टाइपिंग करना कैरियोग्राम कहलाता है। ठीक है, उसमें मालूम किया उन्होंने किया कि एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम दो अलग है और बाकी ऑटोसोमल क्रोमोसोम है। एक्स से वाई जो है छोटा है कंपेरेटिवली, और वाई क्रोमोसोम मेल के लिए फीमेल के लिए डिनोमिनेट कर देता है कि भाई अगर वाई नहीं होगा तो फीमेल होगी, वाई होगा तो मेल होगा, सिंपल। अब जो टर्म इन्हीं सबको लेके कैरी ऑन होता है दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। ये बहुत सिंपल सा है कि अगर हम बात करें सेक्स डिटर्मिनेशन की तो किस तरह से होगा। देखो 22 प्लस, तो मैं 22 को ऊपर रख देता हूं, 22 इधर भी रहेगा, ये कॉमन है। ठीक है, इसमें कुछ लेना देना नहीं। अब जो बच गए एक्स एक्स, और यहां एक एक्स है और एक वाई है, ये दो क्रोमोसोम। ठीक है, अब अगर ये सेपरेट हो जाए, अगर ये सेपरेट हो जाए तो ये क्या बनेगा? एक एक्स बनाएगा, ये क्या बनाएगा? ये भी एक्स बनाएगा, ये क्या बनाएगा? एक्स बनाएगा, और ये भाई साहब क्या बनाएंगे? तो वाई बनाएंगे। ठीक है, अब यही अगर ये कंबाइन हो तो क्या बनेगा, और ये कंबाइन हो तो क्या बनेगा? तो बहुत सिंपल सा, एक्स एक्स बनेगा नहीं, फिर फीमेल, एक्स वाई बने तो मेल। तो ऐसा क्या होता है इसमें कि डिफरेंस आता है? तो वाई, ये मान लो पूछा जाए अगर ये कि वाई ऐसा क्या करता है, किस तरह से काम करता है, तो कुछ इसमें टर्म्स है। ठीक है, मैं उसको मेंशन कर दूं अगर छोटी छोटी बातों को आसानी से समझने के लिए। ठीक है, देखो अगर हम बात करें मेल फीमेल डिफरेंशिएशन की, तो मेल में और फीमेल में एक चीज का डिफरेंस, दैट इज oogenesis एंड spermatogenesis। ठीक है, oogenesis एंड spermatogenesis। इसमें अंड यानी अंडा बनता है, ओवा बनता है, और इसमें स्पर्म बनता है, यही एक डिफरेंस आता है मेन। तो बाकी तो ऑटोसोमल है। अगर हम बात करें फीमेल बॉडी और मेल बॉडी की तो बहुत अधिक डिफरेंशिएशन नहीं है। ठीक है, सिवाय सेक्स ऑर्गन के और असेसरी सेक्स ऑर्गन के। तो बाकी क्या बचता है? तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस एक प्रक्रिया होती है जो कि डिटरमाइनिंग हो जाती है। ठीक, तो अब देखो, अब अगर मैं बात करूं वाई क्रोमोसोम पे, तो एक छोटा सा शॉर्ट टर्म है TDF। ठीक है, TDF। अब ये क्या है?
3 अलग अलग शब्द हैं। अब इन 3 शब्दों में ही सब कुछ है। टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, वो फैक्टर जो टेस्टिस के निर्माण को निर्धारित करता है, वो किस पे पाया जाता है? वाई क्रोमोसोम पे। तो अगर ये पूछ दे, अब देखो ये कैसे होता है, 12th हाई स्कूल तक तो कुछ ज्यादा झमेला नहीं है, 12th में ये उतना नहीं पूछा जा सकता है। मान लो कि नीट वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, ग्रेजुएशन में पक्का पूछा जाएगा, और नहीं पूछा गया तो भी तुम लिखोगे, क्योंकि अब तुम्हारा लेवल उस हद तक आ गया है कि तुमको डिटेल लिखना चाहिए, तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर मैं कहूं कि टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर जो है, एक्चुअली जब एम्ब्रियोजेनेसिस हो रही होती है, ठीक है, तो मेड्यूला जो सेक्शन बनता है वहां पे क्या होगा कि टेस्टिस के निर्माण के लिए हार्मोन सिक्रीट होते हैं, एंजाइम जो हार्मोन फॉर्मेशन शुरू होता है, केमिकल रिलीज होता है, वो जो बनेगा वो किस पे है? वाई क्रोमोसोम पे। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर ये प्ले कर जाता है। कभी कभी होता है कि ये वाई फैक्टर कमजोर पड़ जाता है, किसी कारण से सप्रेस हो जाता है, तो इम्पोटेंसी और ये सब घटनाएं शुरू हो जाती हैं, तो वो एक कंडीशन है। खैर, तो अब अगर मैं इसकी बात करूं तो एक टर्म आती है इसी एक्स वाई को लेकर के, ये कोई बहुत बड़े टर्म्स नहीं है, मैंने पहले भी कहा छोटे छोटे हैं, लेकिन अगर आ जाए तो लिखना। ठीक है, मैं मेन मुद्दे पे भी आया नहीं हूँ, जो डिटेल है पूरा जो अच्छे से पढ़ना है, जिसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो अब अगर मैं कहूँ, एक शॉर्ट नोट आता है, ठीक है, मैरी-लियोन कॉन्सेप्ट। व्हाट इज मैरी-लियोन कॉन्सेप्ट और बार बॉडी, ये 2 चीजें आती हैं। तो इसमें क्वेश्चन आता है, शॉर्ट नोट आता है बार बॉडी पे, और 1-2 नंबर क्वेश्चन आते हैं मैरी-लियोन कॉन्सेप्ट पे कि व्हाट इज मैरी-लियोन कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे मैरी-लियोन कॉन्सेप्ट। देखो इन्होंने क्या कहा कि यार देखो जो एक्स क्रोमोसोम है ना, उसमें एक एक्टिव रहता है और दूसरा इनएक्टिव रहता है, सीधी सी बात। अब और यही जो एक्स क्रोमोसोम है वो सेक्स डिटरमाइन कर देता है फीमेल में, जो या दोनों में कहो एक तरह से, इन्होंने कहा। ठीक, इसके एबनॉर्मलिटी या किसी तरह से कुछ भी हो तो उसमें एक नए लक्षण की उत्पत्ति हो भी सकती है, मेंशन किया। अच्छा, अगर माइक्रोस्कोपी कभी करोगे, जो मेडिकल में है या पैथोलॉजी में है, लैब में है, इन लोगों को बहुत सिंपल सा एक टेक्निक बताता हूं। अभी मैं इसको बताऊं कैसे पहचानना है, क्या असर डालता है। अगर हम न्यूट्रोफिल को देखते हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी के जैसे होता है, डब्ल्यूबीसी में किस्सा होता है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल जो है उसमें 2 से 5 न्यूक्लियस हो सकते हैं। तो जनरली इस तरह से दिखे, इस तरह से दिखे, तो ये मेल फीमेल दोनों का हो सकता है। लेकिन अगर कुछ ऐसा दिख रहा हो, ठीक है, ऐसा इन द सेंस कि बीच वाले न्यूक्लियस से घंटी लटकी हुई दिख रही हो, ये फीमेल का ही ब्लड होगा, दैट इज डेफिनेट, बिकॉज इट इज डिटरमाइंड बाय द बार बॉडी। ठीक है, ये याद रखना। तो अभी मैं बताऊंगा इसके आगे। अब ये बार बॉडी है क्या? तो इन्होंने कहा देखो, जो बार बॉडी होती है, जो एक्स क्रोमोसोम होते हैं उनसे एक कम रहती है। ठीक, मतलब अगर हम फीमेल की बात करें तो उसमें 2x है, तो उसमें 1x रहेगा, सिंपल सा। ठीक, चलो, अगर किसी में 3x है तो उसमें 2 बार बॉडी होगी, किसी में 4x है तो उसमें 3 बार बॉडी होगी। तो टोटल अगर बात किया जाए तो नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम से 1 कम। ठीक, अब ये सब चीजें हैं। कहता है कि अब ये है क्या? मैरी-लियोन कंसेप्ट। तो इन्होंने कहा देखो, चूंकि एक क्रोमोसोम इनएक्टिव स्टेट में रह रहा है, ठीक है, हेटेरोक्रोमेटिन होता है, तो अगर इनएक्टिव स्टेट में रहता है तो एक क्रोमोसोम उसकी जो कार्य है उसको कंप्लीट किए रहता है, और यही कहलाता है डोजेज कंपनसेशन और मैरी-लियोन कंसेप्ट। सिंपल सा। मैरी-लियोन ने क्या कहा कि भाई देखो, ब्रिटिश जेनेटिक्स के मतलब साइंटिस्ट थे भाई साहब, शायद औरत थी, ये मुझे उतना ध्यान, हाँ औरत थी, सॉरी। तो इन्होंने कहा कि जो सामान्य मादा यानी कि नॉर्मल फीमेल होती है, उसमें 2 में से 1 एक्स क्रोमोसोम यानी एक्स इस वाला, जहाँ तक अगर समझने की बात की जाए ये एक्स है, तो इनमें से एक जो होगा वो निष्क्रिय रहेगा। ठीक है,
और वो बार बॉडी की तरह काम करता है। और चूंकि अब एक इनएक्टिव है तो एक ही उसकी जगह काम कर रहा है, तो इसको इन्होंने डोजेस कंपनसेशन कहा और अदर साइंटिस्ट ने उनके नाम पे इसको रख दिया, तो इसको कहा गया मैरी-लियोन कंसेप्ट। ठीक है, तो अब इससे दो बातें निकल के सामने आई। ठीक है, क्या क्या कि इसका यूज जो है सेक्स डिटर्मिनेशन में किया जा सकता है, सेक्स डिटर्मिनेशन में कर सकते हैं। कब? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब दूसरा, अगर कहता है कि मान लो जिसमें इर्रेगुलर सेक्स क्रोमोसोम हो। इर्रेगुलर सेक्स क्रोमोसोम मतलब जैसे जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं उनमें इर्रेगुलरिटी होती है। तो अगर इस तरह की घटना हो जा रही है और हमको डिसाइड करना है कि उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो अब उसमें क्या होता है ना, वो मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं, तो उस कंडीशन में ये बार बॉडी जो होगा क्या हो सकता है? की फैक्टर हो सकता है, की फैक्टर। ठीक है, इन डिटर्मिनेशन ऑफ जीनिक स्ट्रक्चर इन abnormal number of sex chromosome। ठीक है, इन अगर कोई एबनॉर्मलिटी हो तो वो की फैक्टर की तरह काम कर सकता है। अब अगर मैं बात करूं, जो मैंने कहा था इंपॉर्टेंट चीज है जिसपे कि शॉर्ट नोट आता है, दैट इज बार बॉडी। ठीक है, कनाडा के एक वैज्ञानिक थे बार, जिनके नाम पे इसका नाम रखा गया। इन्होंने माउथ एपिथेलियम, ठीक है, माउथ एपिथेलियम मतलब मुंह खोलो ये और नीचे गलफड़े से हम सैंपल ले लें और उसकी स्टडी किया जाए। उसका स्टडी आज भी किया जाता है डीएनए एनालिसिस और इन सब में। तो इन्होंने उसकी स्टडी की, बार बॉडी। ठीक है, बार बॉडी की बात करें तो किसने किया? एक कैनेडियन वैज्ञानिक थे बार। ठीक, कैनेडियन वैज्ञानिक थे बार। इन्होंने देखा, कनाडा के थे ये, कनाडा। इन्होंने देखा था किसमें? फीमेल्स के माउथ एपिथेलियम में और बालों की जड़ों में, कुछ बिल्लियों के तंत्रिका कोशिकाओं में। तो इन्होंने इसकी स्टडी की। ठीक है, और इन्होंने एक क्वेश्चन आता है ये, इसको जो क्रोमोसोम को कलर किया जाता है वो किससे किया था? ठीक है, तो फ्यूलजेन नाम का एक फ्यूलजेन एक स्टेन होता है, इससे इसको हम कलर करते हैं या डाई करते हैं। ठीक है, अब चूंकि एक्स क्रोमोसोम एक इनएक्टिव है, एक डिटरमाइन कर रहा है, तो इन्होंने कहा कि जो एक्स क्रोमोसोम है वही क्या है? या सेक्स क्रोमेटीन है। क्या है? सेक्स क्रोमेटीन है। क्योंकि पहले ही बता चुके हैं, जैसा कि मैरी-लियोन ने भी कहा था कि भाई उनमें से एक एक्टिव रहेगा, एक इनएक्टिव रहेगा और एक ही जो डिटरमाइनिंग फैक्टर हो जाएगा। तो वो एक तरह से क्या है? सेक्स क्रोमेटीन है। क्रोमेटीन शब्द जो बहुत पहले जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आया था उसके आधार पे है, तो उसमें क्रोमेटीन कहा गया था। क्रोमोनिमा शब्द जो कलर स्ट्रक्चर दिखता था, इसलिए शब्द वहां से आया क्रोमेटीन। तो किससे कलर किया इन्होंने? फ्यूलजेन से। ठीक है, अब ये सब चीजें छोटी छोटी जो कि मैंने पहले बताया कि न्यूट्रोफिल में देखा जा सकता है उसको। अब मैं आता हूं काम की चीज पे, जो इतनी देर से मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा था, ये सब छोटी छोटी चीजें थी। बार बॉडी क्या है, ये सब था, जानते रहो, उतना मेंशन नहीं होता है। अब हम बात करें अगर सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम या इनहेरिटेंस है डिजीज का, जो सबसे अधिक पूछा जाता है, इसमें दो चीजें मैं बताता हूं। एक तो मैं छोटा छोटा बताऊंगा और एक क्वेश्चन आता है जो सबसे अधिक आता है, जैसे हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये सब जो भी हैं ये एक्स क्रोमोसोम पे है और रिसेसिव कंडीशन में है। इसके लिए मैं एक अलग से पूरा वीडियो बनाऊंगा और वो वीडियो पूरा ध्यान से देखना। अगर ब्रह्मा भी पेपर बनाए ना, गारंटी ले सकता हूं कि उससे बाहर नहीं जाएगा। अगर उसको अच्छे समझ गए तो कहीं भी आ जाए वो, उसको सॉल्व करना बहुत आसान होगा। और अगर एक बार वो तैयार हो गया तो पेडिग्री एनालिसिस जो मैं बताऊंगा वो भी आसानी समझ में आ जाएगी। पेडिग्री एनालिसिस एक्चुअली
इजी भी है और टफ भी है, तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है, तो उसको मैं बताऊंगा। खैर देखो, अब एक्चुअली क्या है कि एक भाई साहब थे, TH मॉर्गन, मुर्गन नहीं मॉर्गन, मॉर्गन हमारे यहाँ होते हैं साउथ इंडिया में, थॉमस हंट मॉर्गन। इनका पसंदीदा जो जानवर था ना ड्रोसोफिला, उसके अलावा भी इन्होंने कुछ स्टडीज की और इसके आधार पे इन्होंने कुछ रिजल्ट्स निकाले। वो रिजल्ट्स क्या कहते हैं कि देखो डिजीज होंगी या लक्षण होंगे वो 3 कंडीशन पे हो सकते हैं। कौन कौन सी? या तो वो एक्स लिंक्ड होंगे, ठीक है, या तो वो एक्स लिंक्ड होंगे, या वाई लिंक्ड होंगे, या एक्स वाई लिंक्ड होंगे, ठीक है। अब ये क्या है? ऐसे डिजीज जो एक्स क्रोमोसोम पे चलेगी, सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पे, वो कहलाएगी एक्स लिंक्ड। जो वाई क्रोमोसोम पे चलेगी वो कहलाएगी वाई लिंक्ड। जो एक्स वाई दोनों पे चलेगी वो एक्स वाई लिंक्ड। अब ये अंतर क्या है इसमें और इसमें? देखो ये सबसे खास है, ये एक परिवार में रहता है, ये चेंज नहीं करता। अगर किसी अगर ये मिल रहा है वाई लिंक्ड, तो मान के चलो कि वो एक ही खानदान में रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा, ठीक है। ये दोनों वेरी करते हैं। अब इसमें अंतर क्या है? ये एक्स लिंक्ड रहेगा, ठीक है। अगर एक्स कंडीशन में आया तो फीमेल जो है वो बीमार नहीं होती, इसमें जल्दी कैरियर रहती, 2 कंडीशन इसमें बीमार होती है, लेकिन मेल बीमार हो जाएगा डायरेक्ट, उसमें कोई ऑप्शन नहीं रहता। इसमें वो मेल भी तभी बीमार होगा जब एक्स और वाई दोनों जो कह लो कि साथ में एक सेम कंडीशन में हो, ठीक है। जैसे टोटल ब्लाइंडनेस हो जाती, कलर ब्लाइंडनेस भी अलग अलग तरीके की होती है, तो फिर टोटल कलर ब्लाइंडनेस हो जाए, ठीक है। या नेफ्राइटिस है, डिजीज है, ये भी इस तरह से होगा, एक्स वाई लिंक्ड होगा। तो अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये उतना पूछा नहीं जाता। क्योंकि अगर इसको जो भी एक्स वाई कंसेप्ट को जानता है, छोटा बच्चा भी होगा ना, तो वो डिजीज को देख के बता देगा कि अगर बाप में है तो बेटे में होगा, दादा में होगा, परदादा में होगा, उसके दादा में होगा। खानदान जितना ही पुराना चला है, सिर्फ और सिर्फ एक ही खानदान के एक ही मेल में रहेगा। देखो अच्छा, जेनेटिक्स का बहुत खास योगदान है। पता है हमारे यहाँ, अगर पता हो, जानते भी होंगे, कुंडली मिलाई जाती है। तो कुंडली में बहुत सी चीजें मिलाई जाती हैं, नाड़ी है, गोत्र है, ये सब है। जेनेटिक्स की शुरुआत हुई 16वीं सदी में अंग्रेजों के हिसाब से, लेकिन हमारे यहाँ जो कुंडली कंसेप्ट बहुत पहले से, और उसमें जो थियरीज दी गई, अब देखो उस समय सीधी बात तो बताई नहीं की, तो उन्होंने कहा कि भाई बहन हो जाते हैं। अगर पूछोगे कभी आसपास घर में जो कि एक गोत्र में शादी क्यों नहीं करते, तो उसमें कहेंगे भाई बहन हो जाते हैं। उसका रियल कंसेप्ट यही था कि वो हायरार्की अगर देखी जाए तो कहीं ना कहीं वो एक ही बंदे से जुड़े रहेंगे, इसलिए ऐसा नहीं किया जाता, और इससे डिजीज जो होती है वो ट्रांसफर नहीं हो पाती। तो ये एक साइंटिफिक कंसेप्ट था। खैर मैं इसके बारे में फिर कभी अलग से डिस्कस करूंगा फ्री टाइम पे, अभी मैं क्लास की बात कर लूँ। तो अब हम सीधे पॉइंट पे आते हैं। देखो एक्स लिंक्ड, वाई लिंक्ड, और इन सब में क्या चीजें होती हैं? तो अगर मैं कहूं एक्स लिंक्ड, तो एक्स लिंक्ड में 2 चीजें, ठीक है। एक तो प्रभावी यानी डोमिनेंट एक्स लिंक्ड, दूसरा अप्रभावी यानी रिसेसिव। तो एक्स लिंक्ड जो है 2 हिस्सों में बटा। कौन कौन सा? डोमिनेंट एंड रिसेसिव, ठीक है, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। इसके अलावा भी कुछ है जिसको हम लोग कहते हैं सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स। तो सेक्स लिमिटेड क्या होते हैं कि ऐसे लक्षण जो किसी पर्टिकुलर सेक्स, मेल या फीमेल पे ही अटक जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? सेक्स लिमिटेड। और एक होता है सेक्स कंट्रोल्ड। सेक्स कंट्रोल्ड जो है वो एक पर्टिकुलर जेंडर या पर्टिकुलर सेक्स पे ही रह जाता है। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। अगर आसपास तुमने देखा होगा इंडियन कंडीशन में, या इस तरह से, अफ्रीकन को एक्सक्लूड करूंगा मैं इसमें से, तो जितनी भी महिलाएं हैं
अगर वो नॉर्मल कंडीशन में कभी गंजी नहीं होती, गंजी जैसे टकली, ठीक है। पुरुष जो होते हैं वो जरूर होते हैं और उनका जो शेप होता है पर्टिकुलर होता है। ये मान लो उनका सर है, ये उनकी आंखें हैं, तो ये ऐसे जाता है, ठीक है। जितने पुरुष होते हैं कॉमनली बाल्डनेस हो जो कहते हैं, ठीक। तो ये एक्चुअली वाई क्रोमोसोम डिपेंडेंट होता है, ठीक है, और उसको निर्धारित किया जाता है। तो इस कारण से ये गंजापन पुरुषों में पाया जाता है, महिलाओं में नहीं पाया जाता। तो ये टोटल ह्यूमन जेनेटिक्स का था। इसके बाद पेडिग्री एनालिसिस रह जाती है और एक मैंने अभी जो कहा एक्स लिंक्ड रिसेसिव वाले जो डिजीज है मैं उसके बारे में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में। तो कंप्लीट स्ट्रक्चर हो जाएगा। और पेडिग्री एनालिसिस को समझने के लिए एक्स लिंक्ड वाला जरूर पढ़ना, क्योंकि बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो क्लियर हो गया तो पेडिग्री एनालिसिस बहुत मुश्किल नहीं है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे, बाय, सी यू सून।